स्वागत है मेरे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने बल न्यूटन के गति विषयक नियम को चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने न्यूटन के गति के तीनों नियम का डिस्कस कर लिया था। संतुलित और संतुलित बल डिस्कस कर लिया था, समवेग डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेग कि आवेग होता क्या है। इम्पल्स इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, समझने के लिए कैसे समझेंगे, देखो ये कोई वस्तु मान लीजिए, ऑब्जेक्ट हो गई आपकी। इस वस्तु पे आपने क्या लगाया, बल लगाया। वस्तु पे क्या लगाया आपने, बल। और जब आपने इस वस्तु पे बल लगाया तो वस्तु क्या होगा, देखिए बेटा, जब वह बल लगाया तो कुछ समय भी आपका लगा होगा, कुछ ना कुछ आपका समय भी रहा होगा, ठीक है भाई। जब बल लगाया है तो कुछ ना कुछ समय भी लगा होगा, ठीक है। तो देखिए, जो हमने वस्तु पे बल लगाया वो, और वो समय जिसमें हमने क्या करा, ये बल इस वस्तु पे कार्य कर रहा था। ध्यान से सुनो क्या कहा, ये बल जो कि इस वस्तु पे कार्य कर रहा है, एक तो ये, और दूसरा ये जो समय, जितने समय तक इस बल ने इस वस्तु पे कार्य किया, ये समय, जितने समय तक इस बल ने इस वस्तु पे कार्य किया, इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, इन दोनों का गुणनफल कहलाएगा आवेग। क्या कहलाएगा, आवेग, ठीक है बेटा। चलिए, तो परिभाषा देखिए कैसे बनेगी, रटना नहीं है, जो बताया है कि बस उसी से परिभाषा बनाइए। किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं वह समय अंतराल जिसमें वह बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। ये तो कहा था कि कितने समय तक वह कार्य कर रहा होगा, वो समय अंतराल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, इनके गुणनफल को आवेग कहते हैं, ठीक है बेटा। इनके गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे, ओके। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। फटाफट नोट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, J इज इक्वल टू एफ इंटू टी, ठीक है बेटा। चलो नोट करो जल्दी से। अब एक लास्ट नोट पॉइंट इसमें डालेंगे, क्या, आवेग एक सदिश राशि है। आवेग एक सदिश राशि है, ठीक है बेटा। आवेग एक सदिश राशि है, ये बात हम नोट कर लेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी। नोट हो गया। चलिए बेटा, इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज आएगी, क्या क्या, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश
तंत्र। ठीक है बेटा, इसकी बात करेंगे अब। पहले वाला टॉपिक तो क्लियर है ना बिल्कुल अच्छे से? तो चलिए बात करते हैं किसकी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। तो देखो बेटा, हमने न्यूटन का नियम पढ़ा था F=ma। क्या पढ़ा था? F=ma। पहली बात तो आती है कि निर्देश तंत्र क्या कहते हैं। ठीक है, पहली बात आती है कि निर्देश तंत्र होता क्या। तो एक काम करिए, पहले नोट पॉइंट डाल के किसकी परिभाषा लिख लीजिए, निर्देश तंत्र की। किसकी? निर्देश तंत्र की परिभाषा लिख लेते हैं सबसे पहले कि भाई हमारा निर्देश तंत्र है क्या। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, इसकी गति की, ये किस हिसाब से गति कर रहा है उसकी हमें क्या करनी है, हमें उसका निष्कर्ष निकालना है। क्या करना है, हमें क्या करना है, इस वस्तु की गति का हमें निष्कर्ष निकालना है। इस वस्तु की गति का क्या निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा निकाय बनाएंगे, ऐसा माध्यम बनाएंगे इसमें क्या हो, जिसमें हमारे मूल बिंदु भी हों, मूल बिंदु के साथ साथ में क्या हो, मूल बिंदु के साथ साथ में हमारी निर्देशांक अक्ष भी उपस्थित हो। देखो निर्देशांक अक्ष भी आ गई और मूल बिंदु भी आ गई। तो ऐसा तंत्र, ये ऐसा निकाय, ये क्या कहलाएगा, हमारा निर्देश तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र। फिर से सुनिए कि भाई हमें वस्तु की क्या करनी है, गति की समीक्षा करनी है, गति का निष्कर्ष निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा निकाय लेंगे जिसमें क्या हो, मूल बिंदु भी आ जाए और हमारे निर्देशांक भी आ जाए। तो देखिए मूल बिंदु भी आ रहा है, निर्देशांक, तो ये क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, निर्देश तंत्र। चलिए तो लिखिए, किसी वस्तु की गति की समीक्षा करने के लिए, समीक्षा मतलब निष्कर्ष, समीक्षा करने के लिए एक ऐसे निकाय जिसमें कि क्या क्या हो बेटा, जिसमें कि एक मूल बिंदु व निर्देशांक अक्ष उपस्थित हो, निर्देशांक अक्ष उपस्थित हो, तो इस निकाय को क्या कहेंगे बेटा, तो इस निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इस निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कीजिए। फिर बात करेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र की और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। ठीक है बेटा, हो गया, सभी का हो गया। तो देखिए बेटा क्या कहेंगे, तो कितनी सरल परिभाषा बनेगी। जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या होगी कि वे निर्देश तंत्र, ठीक है बेटा, वे निर्देश तंत्र जो हमारे क्या करेंगे, न्यूटन के जो नियम हैं, जो हमने न्यूटन के नियम पढ़े थे उनका पालन करते हों। ठीक है, या फिर न्यूटन के नियमों का ऐसे निर्देश तंत्र जिनके अंदर क्या कर सकते हैं, जिनके अंदर हम न्यूटन के नियमों को अप्लाई कर सकते हैं, न्यूटन के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं, तो वे निर्देश तंत्र क्या कहलाएंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। ठीक है बेटा, क्या कहा फिर से सुनिए कि भाई हमारे ऐसे निर्देश तंत्र जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन के जो नियम है गति के उनको उपयोग कर सकते हैं, तो वे हमारे क्या कहलाएंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई सभी को। चलिए तो इसकी परिभाषा लिखते हैं अब। ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के नियमों का उपयोग किया जा सके
जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। हो गया, जल्दी से करें। इसके बाद में जिनका हो जाएगा वो हेडिंग डाल लेंगे। गलत लिखा गया, अजड़त्वीय, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ओके, तो देखिए बेटा, जिस निर्देश तंत्र में क्या हो रहा था, जिस निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियमों का उपयोग हो रहा था वो तो कह रहे थे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, और ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें हम न्यूटन के नियमों का उपयोग नहीं कर सकते वो क्या होंगे, हमारे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के नियमों का उपयोग नहीं किया जा सकता, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र नोट कर लीजिए। नोट हो गया। इसके बाद बेटा मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अब देने जा रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपका, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आने वाला है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। ओके प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझना है, और अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बार बार कंटिन्यूसली पूछना है कि सर हमें बताइए। तो देखिए, अब हेडिंग डाल लीजिए क्या, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सबसे ज़्यादा संभावना चैप्टर से रहेगी पेपर में आने की, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, छूट मत देना इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा देखिए, यदि हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहर से हमने इस पर कोई भी बल नहीं लगाया। क्या करा, बाहर से हमने इस पर कोई भी बल नहीं लगाया। ठीक है, तो क्या कहेंगे, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, ये तो लगाया नहीं हमने, तो क्या हो गया, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, इसकी एब्सेंट में। ठीक है, बाह्य बल की एब्सेंट में क्या होगा, जो इस निकाय का, इस वस्तु का जितना भी हमारा रेखीय संवेग होगा, ठीक है, इस वस्तु का जितना भी रेखीय संवेग होगा वो सब क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, फिर से समझें एक बार और कि हमने क्या कहा है कि यदि हमारा ये एक निकाय मान लीजिए, वस्तु मान लीजिए, ठीक है, निकाय मतलब होता है माध्यम यानी कि मीडियम, इस पर हमने क्या करा, कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया। ठीक है, बाहर से हम इस पर कोई भी बल नहीं लगा रहे हैं, तो अगर हम इस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगा रहे तो इस निकाय का, इस वस्तु का जितना भी रेखीय संवेग होगा
टोटल, ठीक है, जितना भी इसका रेखीय संवेग होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो चलो देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको करेंगे अब कंप्लीट। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है बेटा, इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में क्या होगा बेटा, किसी निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग, संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ओके, तथा समय के साथ, टाइम के साथ भी क्या होगा बेटा, समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर इसको देखो बेटा प्रूफ भी करेंगे। चलिए बेटा देखिए क्या लिखेंगे, माना दो कणों के एक निकाय में, यानी कि एक निकाय में कितने कण हैं, दो कण हैं, दो कणों के एक निकाय में जिनके कणों के द्रव्यमान m1 व m2 हैं तथा संवेग p1 व p2 हैं, गति की अवस्था में है। तो क्या कर रहे हैं बेटा, वे गति कर रहे हैं, गति की अवस्था में है। क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, गति की अवस्था में है। तो क्या लिखेंगे, निकाय का रेखीय संवेग, क्या ज्ञात करेंगे, निकाय का रेखीय संवेग। तो क्या ले लेंगे, p वेक्टर इज इक्वल टू p1 प्लस p2। ओके, अब देखिए क्या लिखेंगे, अब एक चीज मान के चलेंगे, क्या, माना कण m1 व m2 पर दो बल, ठीक है बेटा, दो बल। अच्छा सुनिए, देखो एक चीज़ छूट गई यहाँ पे, जब हमने डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, P इज इक्वल टू नियतांक। ये चीज़ छूट गई थी, यही तो हम प्रूफ करके लेके आने वाले, ये हमने लिखी नहीं है कि भाई हमारा क्या होगा, रेखीय संवेग कांस्टेंट होगा, ये भी लिख लीजिए। ओके, दो बल कार्य कर रहे हैं, दो बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जिसके कारण सूक्ष्म समय डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी में बल F1 व F2 द्वारा इन कण के
रेखीय संवेग में किया गया परिवर्तन, रेखीय संवेग में किया गया परिवर्तन। देखो बेटा क्या कहा, पहले हमने क्या करा, दो कण लिए, इनके द्रव्यमान क्या माने m1 m2 और कह दिया कि इनके संवेग क्या है p1 p2। तो पूरे निकाय का क्या हो गया रेखीय संवेग, पूरे निकाय का रेखीय संवेग हो गया p वेक्टर इक्वल टू p1 प्लस p2। फिर हमने क्या कहा, जो m1 m2 है इन पर हमने दो बल मान लिए कि कार्य कर रहे हैं, ठीक है, किस समय में, बहुत ही छोटे समय डेल्टा टी के लिए। ओके, तो जब हमने क्या करा, बल F1 F2 द्वारा इन्होंने क्या करा, कणों के रेखीय संवेग में परिवर्तन कर दिया, और वो परिवर्तन कितना हुआ, वो परिवर्तन हो गया डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2। तो क्या लिखेंगे, निकाय के रेखीय संवेग में परिवर्तन, निकाय के रेखीय संवेग में परिवर्तन। तो देखो बेटा जैसे पहले किया था ऐसे यहाँ पे कर देंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा P बराबर डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताइए, बल कितने समय में परिवर्तन कर रहे थे, डेल्टा टी समय में, कितने समय में, डेल्टा टी समय में। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, क्योंकि भाई सूक्ष्म समय अंतराल में कर रहा है, तो डेल्टा P1 बटे डेल्टा टी और डेल्टा P2 बटे डेल्टा टी, सूक्ष्म समय अंतराल ले लिया। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, देखिए चूंकि डेल्टा टी अति सूक्ष्म है, यानी कि बहुत छोटा है, कैसा है, बहुत छोटा है, तो ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं वो अलग बात है कि हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी जबरदस्ती लिखवा देते हैं, dp अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, ठीक है, dp अपॉन dt क्या हो जाएगा बेटा, f हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, जो डेल्टा है ना बेटा, इस डेल्टा को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है, डेल्टा का मतलब, इसका मतलब भी सेम होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, dp1 बटे dt बराबर f1 एंड dp2 बटे d2 इज इक्वल टू f2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लो और समीकरण 1 में क्या कर देंगे, P1 और P2 के मान रख देंगे। समीकरण 1 में dP1 बटे dt व dP2 बटे dt के मान रखने पर, ठीक है, इनके मान रखने हैं बेटा, ध्यान से समझते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझते चलना, कभी गड़बड़ कर दो और चीज़ें आपकी छूट जाए। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखते हैं इनकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, चलो इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, dp बटे dt क्या आ जाएगा, f1 प्लस f2 हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 हो जाएगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको फटाफट नोट करेंगे। नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया। चलो बेटा आगे देखिए, अब क्या करेंगे, क्या मानेंगे, देखो जो हमारा F1 आया है, F1 को क्या मान लेंगे, F1 को मानेंगे F बाह्य प्लस F आंतरिक, यानी कि बाह्य और आंतरिक बलों का योग हो जाएगा टोटल आपका, ये जो बाह्य बल लग रहा है वो और जो आंतरिक बल है वो, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, F1। ऐसे ही आपका F2 क्या हो जाएगा बेटा, F2 भी ऐसे ही हो जाएगा, F बाह्य एंड F कैसा, आंतरिक, कैसा, आंतरिक, ठीक है, बाह्य और आंतरिक बलों का योग मान लिया F1 और F2 को, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनके मान रख देते हैं कहाँ पे, dp बटे dt इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर में वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए F बाह्य प्लस F आंतरिक, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसको एक ले लो, पहला जो हो गया ये पहला बाह्यतम हो गया, ये दूसरा बाह्य हो गया, ठीक है।
तो ये फर्स्ट हो गया, प्लस ये कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा बाह्य बल हो जाएगा, प्लस ये दूसरा आंतरिक बल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में क्या रहेगा, तो क्या मान के चलेंगे इनको, देखो काम करते बेटा, जो बाह्य वाले उनको एक साथ लिख लो और जो आंतरिक वाले हैं उनको पहले एक साथ लिख लो। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, F1 बाह्य, ठीक है, प्लस F2 बाह्य, मतलब जो बाह्य बल है उनको एक साथ लिख लो और जो हमारे आंतरिक बल है उनको एक साथ लिख लो। F1 आंतरिक प्लस, अब कह रहे होंगे जी आज तो बड़ा अजीब टॉपिक लेगा बेटा, थोड़ा सा अजीब सही है लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, ये लिख लिए, बाह्य वाले एक साथ लिख लिए, आंतरिक वाले एक साथ लिख लिए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, चूंकि F1 आंतरिक, F1 आंतरिक व F2 आंतरिक, ये जो आंतरिक बल हैं ये क्या मान लेंगे, इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यह निकाय के आंतरिक बल हैं, क्योंकि यह निकाय के आंतरिक बल हैं, और मान लेंगे कितना हो गया 0, निकाय के आंतरिक बल हैं। ओके, आंतरिक बलों को क्या मान लिया, आंतरिक बलों को मान लिया 0, कितना मान लिया बेटा 0। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, न्यूटन के, नोट डाल के इस पे लिख दीजिए, न्यूटन के तृतीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन के तृतीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से हो जाएगा F आंतरिक इज इक्वल टू माइनस के F बाह्य। ठीक है, तो देखिए ये होता है न्यूटन के तृतीय नियम से। अब देखो या तो F आंतरिक की जगह क्या रख दो, F आंतरिक की जगह रख दो माइनस के F बाह्य, या क्या करो F आंतरिक की जगह F2 आंतरिक की जगह क्या रख दो, F1 आंतरिक और F2, सुनो मैंने गलत लिख दिया ये, F1 आंतरिक बराबर F2 आंतरिक और नेगेटिव। अब ठीक है, तो देखिए या तो F2 आंतरिक की जगह क्या रख लो, माइनस का F1 आंतरिक रख लो, कुछ भी रख लो, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 0। तो मैंने आपको बता दिया कि आया कहाँ से। अब देखो हमारा dp अपॉन dt में क्या बचा, अब केवल dp अपॉन dt में हमारा बचा है बेटा F1 बाह्य प्लस F2 बाह्य, केवल अब बाह्य बल बचे हैं। ठीक है, और बाह्य बल में क्या हो जाएगा, देखो इसको मान लेंगे, माना F1 बाह्य प्लस F2 बाह्य बराबर F, कुल मान लिया इसको क्या F मान लिया। ठीक है, और लिख लेंगे किसी स्थिति में F इज इक्वल टू 0, तो देखिए बेटा dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0, या कह दीजिए क्या p इज इक्वल टू नियतांक, क्या कह दोगे p इज इक्वल टू नियतांक। और यही क्या है आपका, यही संवेग, यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है बेटा, ये कर दिया हमने प्रूफ, नोट कर लीजिए इसको। चलो बेटा ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये क्या हुआ इसका फर्स्ट मेथड। अब इसे प्रूफ कहाँ से करेंगे, अब इसको प्रूफ करते हैं सेकंड मेथड से। अब कहोगे सर इसका सेकंड मेथड भी है, हाँ बेटा बिल्कुल इसका सेकंड मेथड भी है, और सेकंड मेथड से इसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है फटाफट नोट कर लेंगे इसको।
इसमें जो भी स्टेप, जो भी चीज़ समझ में आपको नहीं आई है बेटा, तो एक बार जल्दी से आप मुझे बता देंगे, ठीक है। तो फिर इसको क्लियर कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको कंप्लीट करें। अब बेटा मैं इसको दूसरे तरीके से प्रूफ करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं इसका सेकंड मेथड भी आपको दे रहा हूँ, पेपर में आपको जो अच्छा लगे उससे आप इसको प्रूफ कर देना, ठीक है। जो भी बेटर लगेगा उससे आप इसको प्रूफ कर लेना, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड, अब इसका सेकंड मेथड भी समझ लीजिए, ठीक है। दोनों आ जाएंगे तो आप कोई से भी कर लेना, ठीक है। तो देखिए, यदि कोई कण दो विमा, ठीक है बेटा, दो विमा में गति कर रहा है, कोई कण हमारा क्या कर रहा है, दो विमा में गति कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे। दो विमा हो गई ना, एक्स और वाई ले लो। एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश क्या, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, डी पी एक्स ले लो बटे डी टी इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसे पहला आया था हमारा, ठीक है, उसके अनुसार ही अब क्या ले लेंगे, वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पी वाई बटे डी टी इज इक्वल टू एफ वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या लिख लेंगे, देखिए, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो एफ वाई नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर एफ एक्स 0 हो गया तो एफ वाई 0 नहीं होगा, पहली बात। एफ एक्स 0 हुआ तो एफ वाई 0 नहीं होगा, लेकिन तब इसमें चेंज क्या आएगा, बल में क्या होगा, यदि हमारा एफ एक्स एक्स पे बल 0 है तो एफ वाई पे जो बल है वो 0 नहीं होगा, लेकिन जो हमारा संवेग है अगर ये 0 हुआ तो पी वाई पे जो हमारा वाई एक्स पे जो संवेग है वो क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज ले लेंगे, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ ले लेंगे, ये भाग से गुना में आ जाएगा, डी पी इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है बेटा। और क्या ले लेंगे, यदि डी टी बराबर 0 तो डी पी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, डी पी बराबर एफ इंटू 0 और डी पी बराबर 0, या क्या लिख दोगे, P इज इक्वल टू नियतांक। ये था बेटा इसका सेकंड मेथड, क्या लिख दोगे, यही क्या है हमारा संवेग संरक्षण का नियम, वो सॉरी रेखीय संवेग संरक्षण का, यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है बेटा, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, नोट कर लीजिए। प्रूफ हो गया दूसरे वाला मेथड भी। फटाफट नोट कर लेंगे। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके लिए तैयार रख रखा है बेटा, ठीक है। कहोगे जी सारा समय तो रेखीय संवेग में निकाल दिया, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था आपका, ऐसी बात नहीं है कि इंपॉर्टेंट ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगर ये नोट हो जाए तो फिर हम क्या करने वाले हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति, तृतीय नियम की उत्पत्ति, यानी कि जो हमारा संवेग संरक्षण का नियम है, इससे हम क्या करेंगे, न्यूटन के तीसरे नियम को प्रूफ करेंगे, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले एक डायग्राम देख लीजिए आप। ये m1 कण है, v1 वेग से गतिमान है, और ये आपका m2 कण है, ये आपका u2 वेग से गतिमान है, ठीक है। अब क्या कहेंगे, ये दोनों कण आपस में टकराए, ठीक है। और इनके बल क्या हैं, F21 और F12, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका m1 m2। अब देखिए m1 m2, ये वेग हो गया v2 और ये वेग हो गया v1। तो क्या लिखेंगे, टकराने से पहले, टकराने से पहले, ये क्या है, टकराने के बाद, और ये क्या है, सॉरी, टकराते समय, टकराते समय, और ये क्या है, टकराने के बाद। देखिए क्या इसमें नॉर्मल कौन सा लॉजिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि भाई हमारे दो कण हैं, जो v1 और v2, सॉरी यहाँ पे v2 आएगा, जो हमारे v1 v2 वेग से गतिमान हो रहे हैं, वे टकराए, और टकराने के बाद में उस तरह से हो गए, ठीक है, ओके। तो देखिए क्या करते हैं, अब देखो बेटा, माना दो पिंड आपस में टकराते हैं, दो पिंड आपस में टकराते हैं, ठीक है जी, टकरा रहे हैं, मान लिया, ठीक है। टकराते समय क्या हो रहा है, बल आरोपित कर रहे हैं एक दूसरे पर, टकराते समय पिंड एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, बल आरोपित करते हैं, ठीक है जी, बल आरोपित कर रहे हैं। तो क्या लिख देंगे, माना पहला पिंड या पहले पिंड पर आरोपित बल F12 तथा दूसरे पिंड पर F21 है, बल ये मान लिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, बल के कारण, बल के कारण पिंड के संवेग में परिवर्तन डेल्टा P1 व डेल्टा P2 हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए आवेग बराबर क्या लेके चलेंगे, आवेग बराबर लेके चलेंगे बेटा रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या होगा, हमारा आवेग कितना है, F इंटू टी पढ़ाया था आपको, पहले के लिए लीजिए F12 डेल्टा टी बराबर डेल्टा P1, ओके। और ऐसे ही F21 डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा
P2। ओके, अब क्या लिखेंगे, माना संयुक्त पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या लेंगे, तो पिंड के क्या होना चाहिए बेटा, रेखीय वेग में भी, पिंड के रेखीय संवेग में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। का बल कार्य नहीं कर रहा तो रेखीय संवेग में परिवर्तन होना चाहिए, रेखीय संवेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, मान लिया कि इनके वेग में परिवर्तन नहीं होंगे, तो क्या लिख लेंगे, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। P1 की वैल्यू ये रही, P2 की वैल्यू ये रही, रख देते हैं। F12 डेल्टा टी प्लस F21 डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, समय बहुत ही सूक्ष्म अंतराल है, तो उसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। या एक काम करिए, चलो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं समय को, तो देख लो F12 प्लस F21, क्योंकि सूक्ष्म समांतराल था ना इसलिए इसको नहीं लिखा। ओके, तो क्या आ जाएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस के F21। ठीक है, और क्या लिख देंगे, यही न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन का कौन सा नियम बेटा, तृतीय नियम है, यही हमें प्रूफ करना था। ओके लिख लीजिए। फटाफट नोट कर लेंगे। नोट हो गया, कर लिया सबने नोट। तो प्यारे बच्चों, आज क्या किया है, आज हमने रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम था उसको जाना कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, उसको पढ़ा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि भाई इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से आपको प्रूफ करना बताया, और इसके बाद में हमने जाना कि भाई संवेग संरक्षण के नियम की सहायता से ही हम न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये टॉपिक्स आप फिर से घर से पढ़ के देखना, अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो आप फिर से पूछोगे, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलूंगा आपके साथ में। अब हमारी क्लास डेली कंटिन्यू होगी, अब कोई छुट्टी नहीं होगी। ठीक है बेटा, कुछ समस्या प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, इसके लिए छुट्टी लेनी पड़ती है, नहीं तो इच्छा नहीं होती छुट्टी की। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।